सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का चतुर्थ पाठ, जो हमने ऑलरेडी जिसका अर्थ हमने ऑलरेडी देख लिया है। अपना जो हमारा चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ, उसकी व्याख्या कर चुकी हूँ और आज हम इसी पाठ की एक्सरसाइज को करेंगे, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। जिन बच्चों ने भी अब इसका पिछले वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले उस वीडियो को देखें। उसकी आई बटन में मैं यहाँ पर डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगी। आप आई बटन में क्लिक करके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और आज हम करेंगे इसी पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। उच्चारण करो मीन्स प्रोनाउंसिएशन करो, पढ़ो, यानी कि बोलना है। हमें सिर्फ इसको जो कठिन शब्द दिए हैं उनको पढ़ना है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, जितने भी दिए हुए हैं, ऊपरी, अधः, उच्चई, ये सारे के सारे जो हैं वो अव्यय शब्द हैं। क्या है? अव्यय। ठीक है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, जो कभी भी बदलते नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके कोई भी रूप नहीं होते। ठीक है। चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, हर परिस्थिति में इनका प्रयोग हम एज इट इज ही करते हैं। सेम टू सेम ही ये लिखे जाते हैं। ये कभी चेंज नहीं होते, इनके रूप नहीं होते। ठीक है। तो चलिए अब हम इनको पढ़ेंगे। पहला शब्द है ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। बहुत सिंपल है, आपको इसमें हिंदी की झलक दिख रही होगी। ऊपरी माने ऊपर। नेक्स्ट है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे। नेक्स्ट है उच्चैः। उच्चैः माने जोर से, लाउडली। नेक्स्ट है नीचैः माने इन अ लो वॉइस, यानी धीरे आवाज से, धीमे स्वर में, धीमे स्वर में। नेक्स्ट है बहिः। बहिः माने बाहर। हिंदी में हम बाहर बोलते हैं, संस्कृत में बहिः बोलते हैं। नेक्स्ट है अलम। अलम माने पर्याप्त, काफी, सफिशिएंट या एडिक्वेट। नेक्स्ट है कदापि। कदापि माने कभी नहीं, कभी भी, नॉट नहीं, कदापि माने कभी भी। नेक्स्ट है अंतः। तो अंतः का अर्थ होगा अंदर। हिंदी में हम अंदर बोलते हैं। नेक्स्ट है पुनः। तो पुनः का अर्थ है फिर से, अर्थात अगेन। कुत्र माने कहाँ, वेयर। कदा माने कब, व्हेन। और एकदा माने एक बार या एक दिन, यानी वन डे या वंस। ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके अर्थ देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अर्थात मंजूषा से, मंजूषा का अर्थ है ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को, इसी जो बॉक्स है ये इसको बोलते हैं मंजूषा। ठीक है। मंजूषातः पंचमी विभक्ति का रूप लगा है, यानी मंजूषा से अव्यय पदानि चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर, यानी जो हमने अभी ऊपर पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, पहले वाले सेक्शन में जो हमने अव्यय शब्द पढ़े हैं, उन्हीं को अब हमें उनके मीनिंग के अनुसार सही रूप से वाक्यों में प्रयोग करना है, यानी कि जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें फिल करना है। यानी मंजूषा से अव्यय पदों को
चित्वा माने चुनकर, वाक्यानि माने वाक्यों को, पूरयत माने पूरा करो। ठीक है, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर, सही अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा करो। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, जो जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। मैं फिर से बता देती हूँ। अलम माने होता है पर्याप्त या काफी, सफिशिएंट। अभी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, सफिशिएंट। अंतः माने अंदर, इनसाइड। बहिः माने बाहर, यानी कि आउटसाइड। अधः माने नीचे, मीन्स बिलो या डाउन भी कह सकते हैं। ऊपरी माने ऊपर, अर्थात अबव। चलिए, इनके भी मैं दोनों अर्थ लिख देती हूँ। बहिः माने बाहर, हिंदी में भी लिख देती हूँ। अंतः माने अंदर, और अलम माने काफी, पर्याप्त, एडिक्वेट। चलिए, अब हम अर्थ के अनुसार, हम पहले इन शब्दों का अर्थ हमने देख लिया है। अब हम इन वाक्यों का अर्थ करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द फिट बैठेगा, कौन सा अव्यय फिट होगा। पहला है वृक्षस्य। ठीक है, वृक्ष माने क्या होता है? पेड़। और स्य लगा है, यानी कि ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। वृक्षस्य यानी कि संबंध कारक, जिसका अर्थ होता है, जिसके चिन्ह होते हैं काकी के, रारी रे। तो क्योंकि वृक्ष के आगे स्य लगा है तो हम कहेंगे वृक्ष के। ठीक है, यानी पेड़ के। तो पेड़ के डैश खगाह, खगाह कहते हैं पक्षियों को। ठीक है, पक्षी, बर्ड्स, खगाह। अब देखो, खगाह जो शब्द है वो पुल्लिंग का बहुवचन रूप है, खगाह, यानी कि बहुत सारे पक्षी। ठीक है, वसंती माने रहते हैं। वृक्ष के या पेड़ के डैश पक्षी रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? पेड़ के कहाँ पे रहते हैं पक्षी? पेड़ के ऊपर। ठीक है, पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो आएगा इसमें ऊपरी। जब हम इसका अर्थ समझ जाएंगे तो हमें आंसर भी अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डैश विवादेन। विवाद माने झगड़ा करना, बहस करना। ठीक है, तो डैश विवादेन, इसमें क्या आना चाहिए? यानी अंदर विवाद, नो। बाहर विवाद नहीं, नीचे नहीं, ऊपर तो हो ही चुका है। तो एक ही शब्द बचता है, काफी या अलम, सफिशिएंट। मतलब अब विवाद काफी हो गया, अब बस करो, अब मत करो। इसका मीनिंग ऐसे होगा, यानी बहुत हो गया। बोलते हैं ना, अरे बहुत हो गया, बस करो, वही इसका अर्थ है। हम यहाँ पे जब अलम लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा अलम विवादेन, अर्थात बस करो, बहुत हो गया, काफी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखिए। वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ। वर्षा काले यानी वर्षा काल में, वर्षा माने बारिश का, काल माने समय। बारिश के समय में, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में, गृहात माने घर से। अब गृहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, एक वचन लगा है, अपादान कारक और कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। तो इसका बन जाएगा अर्थ गृहात यानी घर से। डैश मा गच्छ, मा माने नहीं या मत, गच्छ माने जाओ। अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में, बारिश के समय में घर से डैश मत जाओ। कहाँ मत जाओ? बाहर, अर्थात बहिः। वर्षा ऋतु में घर से बाहर या बारिश के समय में घर से बाहर मत जाओ। अगला देखिए, मंचस्य। देखो फिर से आ गया षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे पहले वाले वाक्य में था वृक्षस्य, जिसका अर्थ हमने किया था पेड़ के, यहाँ पे आ गया मंचस्य, तो इसका अर्थ हो जाएगा मंच के, यानी स्टेज के। मंच माने स्टेज। डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। श्रोतारः माने श्रोता, ऑडियंस, उपविष्टा माने बैठी हुई, सन्ति माने है।
मंच के डैश श्रोता बैठे हैं। तो कहाँ बैठे हैं? मंच के। अब हमारे पास कितने बचे हैं? हमने ऊपर कर लिया, बाहर भी हो गया हमारा और अलम भी हो गया। 2 बचे हैं ऑप्शन, एक है अंतः और दूसरा है अधः। ठीक है, तो वृक्ष के मंच के अंदर श्रोता बैठे हैं? नहीं, मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। ठीक है, अधः। तो इसका आंसर होगा अधः। मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। नेक्स्ट है छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। छात्राः अर्थात छात्र, विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। विद्यालयस्य, देखिए फिर से आया स्य, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप फिर से आया। जहां भी स्या आए तुरंत पहचान जाओ षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसका चिन्ह होता है काकी के रारी ले। तुरंत काकी के लगा दो उस शब्द के आगे जिस शब्द के पीछे स्या लगा हुआ है। ठीक है, तो विद्यालय के पीछे स्या लगा है तो इसका अर्थ बन जाएगा विद्यालय के। ठीक है, तो छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। प्रविशन्ति माने समझ में आ रहा होगा, प्रवेश करना, मीन्स एंटर करना। ठीक है, एंटर। तो इसका अर्थ बन गया छात्र विद्यालय के डैश प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? अब तो एक ही बचा हुआ है, अंतः। और अगर हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो भी सही है, और अगर ऐसे देखें कि एक ही ऑप्शन बचा है तो भी यही आएगा। ठीक है, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न 3 है अशुद्धम पदम चिनुत, यानी अशुद्ध पद को चुनिए। अशुद्ध कहते हैं गलत, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग, गलत। पदम माने पद को, शब्द को, चिनुत माने चुनो। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑड वन आउट, या जो गलत है उसको चुनिए। तो गलत को देखना है हमें। शब्द है यहाँ पर पहला है, ये सारे ये इस ऑप्शन में, का वाले ऑप्शन में सारी की सारी क्रियाएं हैं, ये सब क्रिया रूप हैं। गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावंती। ठीक है, तो धावंती भी सही है क्योंकि धावंती मीन्स होता है दौड़ना, भागना, रनिंग। पृच्छन्ति माने पूछना, टू आस्क। यच्छन्ति माने देना, टू गिव। और गमंती जो है शब्द वो गलत है क्योंकि गमंती शब्द नहीं होता, रूप बनता है गच्छन्ति। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए गच्छन्ति। तो ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। इसी को हम टिक करेंगे या हम यहाँ पे लिख देंगे गमंती, क्योंकि हमें गलत को ढूंढना है। तो गमंती शब्द जो है वो गलत रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला जो ऑप्शन है ख, रामेण, ग्रहेण, शर्पेण और गजेण। ठीक है, ये सारे के सारे जो रूप हैं वो तृतीया विभक्ति के हैं, एक वचन के रूप हैं। रामेण बिल्कुल सही, जिनको रूप याद होंगे वो समझ लेंगे। ग्रहेण ये भी सही है, सर्पेण ये भी सही है। इसमें जो गजेण है वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि उसमें ण आ गया, जबकि शुद्ध होता है गजेन, गजेन। ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे गजेण। नेक्स्ट है ग, लतया, मातया, रमया और निशया। इसमें सारे के सारे जो रूप हैं वो स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, लता का रूप है ये माता का, रमा का और निशा का, और सारे के सारे आकारांत हैं। लता शब्द कैसा है? लता शब्द के लास्ट में आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, लता, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग है, सही है ये। फिर रमया, रमया भी सही है क्योंकि रमा ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और निशया भी सही है क्योंकि निशा के रूप है ये, निशा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं।
जो गलत ऑप्शन है वो है हमारा मातया। ऐसा क्यों? क्योंकि माता भी तो आकारांत है, स्त्रीलिंग भी लग रहा है आपको माता शब्द, लेकिन नहीं, माता शब्द जो है वो शुद्ध नहीं होता, इसका मूल शब्द होता है मातृ। ठीक है, तो ये रीकारांत शब्द होता है, रीकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। हम यहाँ पे लिख लेंगे मातया। नेक्स्ट देखते हैं, घ, लते, रमे, माते और प्रिय। तो इस ऑप्शन में जो है, जो शब्द दिए हैं, जो पद दिए हैं, वो सब संबोधन के हैं। ठीक है, लते ये संबोधन का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रमे, ये भी संबोधन का है, ये भी सही है। प्रिय भी सही है क्योंकि ये भी संबोधन का है, लेकिन जो माते शब्द है वो संबोधन का नहीं है। संबोधन के लिए माते नहीं होता, मातः होता है, मातः, इसलिए ये रॉन्ग है और इसका भी हम माते ऑप्शन यहां पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो इसमें भी जो हमारा इस ऑप्शन में सारे के सारे जो है वो क्रिया रूप है। ठीक है, इसमें सारे शब्द जो है वो क्रिया हैं। इसमें लिखती माने लिखना, गर्जती गरजना या दहाड़ना, और फलती माने फलना। ठीक है, तो लिखती, गर्जती और फलती तीनों ही सही हैं, लेकिन सेवती जो रूप है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेवती रूप नहीं बनता, ये रूप जो है सेवा करना, इसका बनता है सेवयती। ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे सेवती शब्द जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से, इस बॉक्स से समानार्थक पद चुनकर लिखो। समानार्थक अर्थात सिनोनिम्स, ऐसे पद जिनका अर्थ समान है। ठीक है, समान अर्थ वाले अर्थात सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उस वो है पहले प्रसन्नतायाः, जिसका अर्थ बनेगा खुशी से, यानी हैप्पीली। नेक्स्ट है चिकित्सकम, मीन्स डॉक्टर या वैद्य, वैद्य को द्वितीय का रूप है। लब्ध्वा माने प्राप्त करके या पाकर, गेटिंग। शरीरस्य शरीर का, और दक्षा माने परफेक्ट, प्रवीण, निपुण, दक्ष जो अपने काम में दक्ष है, निपुण है। ठीक है, चलिए प्राप्य का, अब तो हाँ इसका हमें समानार्थी शब्द ढूंढने हैं, तो अब देखिए इनका भी अर्थ देख लेते हैं। प्राप्य माने प्राप्त करके या पाकर। ठीक है, गेटिंग। कुशलाह यानी कुशल, स्किलफुल, निपुण, दक्ष। ठीक है, जैसे ही इनके आपको मीनिंग पता चलेंगे आप अपने आप कर सकते हैं। हर्षस्य, हर्ष माने होता है खुशी, मतलब हर्ष का, खुशी का। देहस्य, देह माने होता है शरीर, यानी कि शरीर का। और लास्ट है वैद्य, मतलब डॉक्टर, चिकित्सक। अब तो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, प्राप्य का हो जाएगा लब्ध्वा, कुशलः का हो जाएगा दक्षाः, हर्षस्य का हो जाएगा प्रसन्नतायाः, देहस्य का होगा शरीरस्य, और वैद्यम का होगा चिकित्सकम।
तो इस तरह हमारा प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। नेक्स्ट है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखना है। और पहला प्रश्न है हमारा मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, अर्थात मंचे यानी मंच पर, कति माने कितने, बालकवयः माने बाल कवि, उपविष्टाः माने बैठे, सन्ति माने हैं। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, तो एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में ही देना है, तो हम सिर्फ उसी का आंसर लिखेंगे जो मेन प्रश्न पूछा है, और आंसर हो जाएगा चत्वारः। 4 कवि बैठे थे ना, 4 बाल कवि मंच पर, तो 4 को हम लिखेंगे चत्वारः। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो बाल कवि हैं वो कौन है, पुल्लिंग है, सारे के सारे, सब बॉयज हैं, सब लड़के हैं, तो पुल्लिंग का रूप हमें लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे चत्वारः। अच्छा, अगर यहाँ पर लड़कों की जगह लड़कियां होती यानी गर्ल्स होती तो क्या लिखते हम यहाँ पे, तो हम लिखते स्त्रीलिंग रूप, और जो होता है चतस्रः। ठीक है, लेकिन लड़के थे पुल्लिंग, इसलिए हमें चत्वारः लिखना है, स्त्रीलिंग होता तो ये लिखते। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वाला चत्वारः। नेक्स्ट है के कोलाहलम कुर्वन्ति, यानी कौन कोलाहल कर रहा है, कौन शोर कर रहा है। शोर कौन कर रहा था कि जल्दी से कवि सम्मेलन शुरू किया जाए, इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे, कौन, श्रोतारः, यानी श्रोता, सुनने वाले, ऑडियंस। इसका आंसर हो जाएगा श्रोतारः। इसको मैं कट कर देती हूँ क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, चतस्रः गलत है, चत्वारः करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधरः यानी गजाधर, कम उद्देश्य, किसको उद्देश्य करके, यानी किसके ऊपर, किसको लक्ष्य बनाकर अपना कविता पाठ करता है, अपनी काव्य, अपनी कविता प्रस्तौति माने प्रस्तुत करता है। गजाधर किसको लक्ष्य करके, किसको उद्देश्य करके अपना काव्य प्रस्तुत करता है, जो सबसे पहले कवि खड़ा हुआ था वो था गजाधर, और उसने किसको उद्देश्य किया था, आधुनिकम चिकित्सकम, यानी आज के मॉडर्न डॉक्टर। सिर्फ हमें एक शब्द में आंसर देना है, इसलिए आधुनिकम चिकित्सकम, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, आधुनिकम चिकित्सकम। नेक्स्ट है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, यानी तुंदिल यानी तोंद वाला जो था तुंदिल, कस्य माने किसके, उपरि माने ऊपर, हस्तम माने हाथ, आवर्तयति माने फेरता है, किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदिल। तो जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तोंद के ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर, यानी तुंदस्य, तोंद के, कस्य उपरि यानी तुंदस्य, तोंद के ऊपर। नेक्स्ट है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, अर्थात लोके माने दुनिया में, संसार में, पुनः पुनः माने बार बार, कानि माने क्या, भवन्ति माने होते हैं, संसार में बार बार क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज जो बार बार होती है, तो ये भी हमने पढ़ा था अपने पाठ में। लोके संसार में बार बार क्या होता है, तो संसार में बार बार शरीर पैदा होता है, आंसर हो जाएगा शरीराणि। ये बात तुंदिल नहीं कही थी, ठीक है, कि शरीर तो बार बार पैदा हो सकता है, लेकिन जो भोजन है वो एक बार मिल रहा है, इसलिए उसको खाते जाओ, तो इसका आंसर हो गया शरीराणि। नेक्स्ट है किम कृत्वा घृतम पिबेत,
यानी किम माने क्या, कृत्वा माने करके, घृतम माने घी, पिबेत माने पीना चाहिए। क्या करके भी घी पीना चाहिए? आंसर होगा ऋणम कृत्वा, या सिर्फ ऋणम, ऋण करके यानी उधार लेकर, कर्ज लेकर। तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर। और अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम कुरुत। यानी मंजूषा से पदों को चुनकर कथायाः माने कहानी की पूर्ति करो। यानी कहानी में जो बीच बीच में जो शब्द नहीं लिखे हुए हैं, जो ब्लैंक है, उनको पूरा करो, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फिल इन द ब्लैंक्स, शब्द दे रखे हैं। पहले हम शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है नासिकायामेव। नासिका कहते हैं नाक को, नाक, नासिकायामेव का अर्थ हो जाएगा नाक में ही। एव, यहाँ पर एव जुड़ा हुआ है, एव माने ही, नासिकायाम माने नाक में, नाक में ही। नेक्स्ट है वारम वारम, जिसका अर्थ होता है बार बार, अगेन एंड अगेन। खड्गेन यानी खड्ग से, खड्ग कहते हैं तलवार को, तलवार से। दूरम माने दूर, बहुत सिंपल। मित्रता माने दोस्ती, फ्रेंडशिप। मक्षिका माने मक्खी। व्यजनेन माने पंखे से, तृतीया का रूप है, पंखे से। उपाविशत माने बैठ गई या बैठ गया। छिन्ना माने टूटना। सुप्तः माने सोया हुआ। और प्रिय का अर्थ है प्रिय या प्यारा। तो ये हो गए इसके अर्थ। अब हम कहानी में वाक्यों को पढ़ते हैं और इसको फिल करते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः वानरः आसीत्। पुरा माने बहुत पहले, पुराने समय में, ठीक है। बहुत पहले, पुराने समय में, प्राचीन काल में। एकस्य माने एक, नृपस्य माने राजा का। अब एकस्य और नृपस्य दोनों में ही षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगाए, ठीक है। तो ऐसा क्यों लगाए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एकस्य नृपस्य शब्द है वो विशेषण और विशेष्य है, ठीक है। नृप की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि जो नृप है यानी राजा है, वो क्या है, कितने राजा हैं, एक राजा है। इसलिए नृप, राजा में जो विभक्ति लगी है वही उसके विशेषण शब्द में भी लगी है। विशेष्य और विशेषण में सेम विभक्तियां आती हैं। तो एकस्य नृपस्य यानी एक राजा की, का पहले यानी बहुत समय पहले, एक राजा का, एक माने एक, डैश वानरः आसीत्, एक डैश बंदर था। वानर माने बंदर। तो कैसा बंदर था, कौन सा शब्द इसमें से सही होना चाहिए? हम सबका अर्थ मैंने लिखा हुआ है, देख लेंगे। इसमें से कोई भी शब्द फिट नहीं बैठ रहा है, सिर्फ ये लास्ट वाले को छोड़कर, और जिसका अर्थ है प्यारा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिय, ठीक है। एक बार एक राजा का प्यारा बंदर, आसीत माने था। एकदा माने एक दिन, नृपः माने राजा, डैश आसीत, डैश था। एक दिन राजा डैश था, आसीत माने था। तो एक दिन राजा क्या था, यहाँ पर ये भी हम इसमें देख लेंगे। कोई भी शब्द सही नहीं है, हम पिक्चर को भी देख के जान सकते हैं। एक दिन राजा सोया हुआ था, यानी कि सुप्तः। एक दिन राजा सोया हुआ था। वानरः डैश तम अभिजयत। वानरः माने बंदर, डैश तम माने उसको, अभिजयत माने पंखा करना। हाथ वाले जो पंखे होते हैं ना, जिससे हम हाथ से उनको हिलाते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यजनेन। देखो पंखे से लिखा हुआ है मैंने, तो इसका हो जाएगा वानरः व्यजनेन तम अभिजयत। यानी और राजा सो रहा था और जो बंदर था वो राजा के ऊपर पंखा झल रहा था। आगे, तदैव एका डैश नृपस्य नासिकायाम डैश।
तदैव माने उसी समय, एका माने एक, कौन, उसी समय एक कौन आया, तो इसमें से हमें एक भी शब्द सही नहीं लग रहा। जो हमारा मक्खी शब्द है यानी मक्षिका वो सही है, मक्षिका, क्योंकि एका, एका भी स्त्रीलिंग रूप लगा है, मक्षिका भी स्त्रीलिंग, ठीक है। तदैव माने उसी समय, एका माने एक, मक्षिका माने मक्खी, नृपस्य माने राजा के, नासिकायाम माने नासिका में यानी नाक में, क्या हो गई, बैठ गई यानी उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानरः डैश व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि माने यद्यपि दो, वानरः माने बंदर, डैश व्यजनेन माने पंखे से, ताम माने उसको, निवारयति स्म निवारण कर रहा था, दूर कर रहा था, हटा रहा था। तो क्या आना चाहिए, बार बार, ठीक है, बारंबार, वारम वारम, यानी यद्यपि बंदर बार बार उसको हटा रहा था पंखे से, तथापि माने फिर भी, सा पुनः पुनः नृपस्य डैश उपाविशति स्म। तथापि माने फिर भी, सा माने वह, पुनः पुनः माने बार बार, नृपस्य माने राजा की, डैश पर ही बैठती थी, किस पर, नासिकायामेव, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो इसका आंसर है, नासिकायामेव यानी नाक पर ही, उपाविशति स्म बैठ जाती थी, बैठती थी। अंते माने अंत में, सह मक्षिकाम हंतुम, सह माने उसने, मक्षिका माने मक्खी को, हंतुम माने मारने के लिए, डैश प्रहारम अकरोत, क्या कर दिया, खड्गेन, खड्ग माने तलवार, तलवार से, प्रहार अकरोत अटैक कर दिया, प्रहार कर दिया, वार कर दिया, ठीक है। अंते माने अंत में, यानी बार बार तो वो हटाता रहा बंदर उसको, लेकिन जब वो मक्खी नहीं मानी, बार बार आकर राजा की नाक पर ही बैठती थी, तो इसलिए बंदर ने क्या किया, उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया, वार कर दिया, अटैक कर दिया। मक्षिका तू उड्डीय डैश गता, मक्षिका माने मक्खी, तू माने तो, उड्डीय माने उड़कर, डैश गता, गता माने चली गई, कहाँ चली गई, दूरम, दूर चली गई। मक्खी मारना आसान थोड़ी ना होता है, तुरंत उड़ जाती है, तो वही लिखा है, मक्षिका तो यानी मक्खी तो, उड्डीय उड़कर, दूरम गता दूर चली गई, किंतु माने लेकिन, खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत, लेकिन खड्ग के प्रहार से, तलवार के प्रहार से, नृपस्य माने राजा की, नासिका माने नाक, डैश अभवत क्या हो गई, छिन्ना, टूट गई, तलवार के प्रहार से राजा की नाक टूट गई। अत एवोच्यते, अतः माने इसलिए, एव उच्यते इसीलिए कहा गया है, ठीक है, इसलिए ही कहा गया है, क्या कहा गया है, मूर्ख जनई सह डैश नोचिता, यानी मूर्ख जनों के, सह माने साथ, मूर्ख लोगों के साथ क्या, डैश नोचिता उचित नहीं है, क्या उचित नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है जो है कि मित्रता, यानी मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है। चलिए हो गया ये वाला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, विलोम पदानि योजयत, यानी विलोम पदों को मिलाओ, योजयत माने मिलाना, मैच करना, विलोम पदों को मिलाओ, और विलोम माने अपोजिट्स, अपोजिट शब्दों को मिलाओ। अधः, अब हमें इनके, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं इनके अर्थ, अधः माने नीचे, तो अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, उल्टा, तो नीचे का उल्टा क्या होगा, ऊपर, यानी ऊपरी, अधः का ऊपरी। नेक्स्ट है अंध, अंतः, अंतः माने अंदर, भीतर, इनसाइड, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बहिः, बाहर, आउटसाइड। नेक्स्ट है हमारा दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला, मूर्ख, तो इसका क्या अपोजिट बनेगा, सुबुद्धि, यानी अच्छी बुद्धि वाला। नेक्स्ट है उच्चई माने जोर से,
इन हाई वॉइस, और इसका अपोजिट हो जाएगा नीचे ही, माने इन लो वॉइस यानी धीरे से। और नेक्स्ट है लास्ट हमारा दुर्लभम। दुर्लभ माने जो बहुत मुश्किल से मिले, और इसका आंसर आपको स्पेलिंग से समझ में आ रहा होगा, इसका है सुलभम, यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, दुर्लभ माने जो आसानी से ना प्राप्त हो, और सुलभ माने जो आसानी से प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे विलोम शब्द हो गए और सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आई होगी। ये जो लास्ट है हमारा ध्यातव्यम, इसको भी देख लेते हैं। ध्यातव्यम माने ध्यान रखने योग्य बात। ठीक है, ध्यान रखने योग्य, तो ध्यान रखने योग्य क्या है हमारा? अस्मिन पाठे यानी इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? मुख्य रूप से अधः, अंतः, बहिः, नीचैः, पुनः, ये सब क्या थे? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी भी बदलते नहीं, चेंज नहीं होते। ठीक है, तो इस पाठ में अधः, अंतः, बहिः, नीचैः, पुनः इत्यादीनि माने ये सारे अव्यय पदानि अव्यय पद सन्ति माने हैं। और येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति। ठीक है, इनका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में, सभी विभक्तियों में एक रूप ही होता है, यानी सेम ही रूप होता है, चेंज नहीं होता। विकारो न जायते, विकार माने चेंज। ठीक है, बदलता नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया चैप्टर पूरा, यानी अभ्यास कार्य भी हो गया। और इसके अर्थ की वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, आप सभी ने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले देख लें, आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें, और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करें और लगातार सीखते रहें, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तभी हमारी दिमाग का विकास होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गई कि वीडियो हमेशा पूरी देखा करें। बीच बीच में देखने से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और हमें फिर समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।